हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मस्त पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मैं कुछ बता दिया था। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो राज खोलूंगा जो वास्तव में आप लोग किताब में पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि मैं किताब आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका होगा वो स्टोरी जैसे होगी, कहानी जैसे होगी। जिस तरीके से बचपन में आप कहानी दादी या बाबा आपके सुनाते थे ना, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको सुनाऊंगा। सिर्फ सुनते जाइए, यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं, मजा आएगा खूब जबरदस्त। सुनिए मेरी बात। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये मान लो परमाणु। अब परमाणु में हमने क्या बताया है कि मान लीजिए ये परमाणु है, इसमें ये नाभिक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। मैंने ये बताया है। और क्या बताया है, और आप जानते भी होंगे कि इसके बाहर में ऐसे रिंग होता है, ये गोल गोल होता है, बना नहीं रहा हूं, आधा आधा बना रहा हूं, ठीक। और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी तक सिर्फ हमने इतना बताया है, और आप इतना सिर्फ मुझे लगता है कि आप जानते भी होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इससे ज्यादा भी कुछ जानते होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये भी नहीं जानते हैं। तो मैं उन लोग को बता रहा हूँ जो एकदम कमजोर है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे ना तो शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं किताबी लैंग्वेज जो किताबी भाषा है उसका उपयोग ना करके मैं वो भाषा उपयोग करता हूँ जो रियल में वो रोजमर्रा में उपयोग करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको ज्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें अगर पढ़ चुके हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी आपके लेवल का आएगा, अभी आपका लेवल का नहीं है। अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तब वो आपका लेवल का आएगा। देखना उसमें कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, वर्ड आते हैं, तब आपको भी समझ में आएगा कि वास्तव में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी आप सिर्फ सुनिए, ठीक है। सुनो मेरी बात कि ये परमाणु है। परमाणु में ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या है? रिंग बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश या कक्षा कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को कक्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। इसी को सेल भी बोलते हैं। बहुत सारा इसका नाम है, समझ में? कंफ्यूज मत होना। अब आपने इतना पढ़ा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इतना ही पढ़ा ना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या कि ये आखिर में इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन सी कक्षा में है, कौन सी कक्षा में है। पहला बात ये सीखेंगे। दूसरा, जिस कक्षा में है, जिस कक्षा में है, कक्षा की ऊर्जा क्या है। समझ में आ रहा है? यानी ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रह रहे हैं उस कक्षा की एनर्जी क्या है। क्या है? एनर्जी क्या है। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और इसका क्या पढ़ेंगे? इसका गति पढ़ेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से गति करता है। समझ में आ रहा है? और क्या क्या पढ़ सकते हैं? स्थिति पढ़ सकते हैं कि हाँ, स्थिति तो ऊपर हो गया कि कौन सी कक्षा में है, कौन सी कक्षा में है, ऐसे लिख देता हूं पूरा, ठीक है। यानी ये सारी बातें आज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद चलो एक एक करके एक एक टॉपिक को एकदम चीर फाड़ यहीं पर सर्जरी करते हैं। इसको मैं मिटा दूं पहले। कहां गया डिस्टर? यहाँ पर है। चलो इधर देखो, यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया से नोट करते जाना है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कोश। कोश लिखने के बाद में यहां पर लिख रहा हूं उपकोश। क्या? उपकोश। ये उपकोश हो गया। उपकोश के बाद आता है आपका कक्षक। क्या आता है? कक्षक। और फिर कक्षक के बाद क्या आता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? यानी किसी भी परमाणु में XYZ कोई भी परमाणु आप ले लो, उस परमाणु में, एटम में ये चार चीजें आपको मिलेंगे। ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा कोश। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया ना कि ये परमाणु है, ये नाभिक है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये कोश। अब ये जो आपको दिख रहा है रिंग टाइप का ना, इसी कोश के अंदर ये क्या है? आपका कोश है। क्या है? कोश। इस कोश के अंदर मिलेगा उपकोश। क्या मिलेगा? उपकोश मिलेगा। उपकोश मिलने के बाद क्या मिलेगा? अंदर कक्षक मिलेगा। क्या मिलेगा? कक्षक मिलेगा। और कक्षक के अंदर फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। समझना है? तो यही इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम समझ गए। अब एक करके ये देखते हैं कि ये जो कोश है ये कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हाँ, ये सारी चीज देखेंगे। तो ये जो कोश होता है ये बेसिकली अभी जो मैं बता रहा हूँ क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, वो केलियमियन, जो नील्स बोहर का एक थ्योरी भी है ना, नील्स बोहर, हम कहते हैं बोरबरी का सिद्धांत या बोहर का परमाणु मॉडल स्ट्रक्चर, बहुत सारा चीज उस किताबों में लिखा होता है। किताब वाला साइड में रख दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक होता है कोश आपका KLM
N। ठीक, तुम्हारी किताब में इतना दिया, वो आगे भी होता है O P Q, नहीं लिख रहा हूं। ठीक, इधर देखो, K कोष जो होता है इसमें उपकोष जो होता है वो केवल एक होता है। K कोष में उपकोष एक होता है। L में दो उपकोष होता है, एक होता है S, एक होता है P। M में यानी M कोष में उपकोष होता है तीन होता है, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D। N में चार होता है, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। कंप्लीट। अब आगे देखो, कक्षक का मतलब क्या होता है कि S जो उपकोष है उस उपकोष में कितने कमरे हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है? एक। S में कितने होते हैं? एक होता है। P में कुल कितने होंगे? तीन होंगे। कितने होंगे? तीन होंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तीन होगा। इसमें कितना होगा? तो S के लिए एक, P के लिए तीन और D के लिए कितना होता है? पांच होता है। कितना होता है? पांच होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? S के लिए एक बनाएंगे, P के लिए तीन और D के लिए पांच। समझ में आ रहा है? एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। पांच हो गया। F के लिए कितना बनाएंगे? बताइए जल्दी से। F के लिए बनाएंगे कितना? सात। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। यानी ये हो गया कंप्लीट। दो इसका, दो इसका, तीन P का, दो S का, P का, तीन D का। ये समझ में आ गया? ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो S में केवल यानी इस कक्षक में केवल दो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यानी तुम कहीं पर भी देखना S P D F, तो ये जो S नहीं होता है, S कक्षक, S जो कक्षक होता है उस S कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इसमें ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको स्पिन बोलते हैं। खैर ये सब छोड़िए, अभी आपका नहीं है ये। इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां आपको S दिखे वहीं पर 2 भरो, और जहां जहां P दिखे वहीं पर 6 भरो, और जहां D दिखे 10 और F दिखे तो 14 तुरंत भर दो। समझ में आ रहा है? कंप्लीट। तो इसको एक बार मिटा रहा हूं, उसके बाद आगे तब समझा रहा हूं। तो यानी S यहां पर है तो S के लिए 2 और P है तो P के लिए कितना भरेंगे? 6। तो कुल हो जाएगा 8। यहां हो जाएगा कितना? 8। समझ में आ रहा है? इक्वल टू का साइन लगा दूं। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, तो कुल कितना हो जाएगा? 18। अरे 2 और 6 कितना हो जाता है? 8। और उसके बाद इसमें कितना है? 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 8 कितना होता है? 18 होने दिया। तो इसमें कितना भरेंगे? इसमें 14 और इसमें 18, तो 14 18 कितना हो जाता है? 32। 32। अरे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, सबको ऐड करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि K कोष में कुल इलेक्ट्रॉन होता है कितना? यहां पर देखो, K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? K में होता है 2, L में होता है 8। कितना होता है? 8। M में होता है 18। कितना होता है? 18। और N में होता है 32। समझ में आ रहा है? और यही आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं दिया हो रहता है? क्योंकि ऐसा जो किताब उताब लिखते होंगे ना, वो लोग सोचते होंगे 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी उन लोग को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझाया जाए, बहुत सारा अचानक में समझा देंगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो छोटा सा दे देते हैं, ले लो बाबू झुंझुना, उसी से खेलो, और 1 साल यही सब पढ़ाते हैं। खैर इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे समझा रहा हूं और कुछ इसी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है? पहले इसको उतारो तो बता रहा हूं। चलो आपने लिख लिया उसको, अब पढ़ते हैं क्वांटम संख्या। ये क्वांटम क्या होता है? क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। नाम क्या था उनका? श्रोडिंगर। उन्होंने उनका एक वेव इक्वेशन है, मैं उसको नहीं लिखूंगा यहाँ पर, बहुत लंबा चौड़ा, वो 11th में जब आप जाओगे ना तब पढ़ाया जाएगा आपको। मोटी मोटा मैं बात ये बता रहा हूँ कि श्रोडिंगर बाबा ने एक बात बताया था। श्रोडिंगर बाबा से पहले भी एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइजेनबर्ग। नाम था क्या है उनका? हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग बाबा एक बात कहते थे कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है
उसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है? जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो ना, तो जब रिश्तेदार पटीदार कोई आता है तो आपकी विशेषता बताते हो कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, इतना नंबर लेकर आता है। तो वैसे हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन की दो खासियत है कि ये गति इतना स्पीड कर रहा है ना कि हम इसका स्थिति लोकेशन नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? उसका लोकेशन हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम लोकेशन बता दिए तो फिर गति नहीं बता सकते। कहोगे ये कौन सी बात हो गई? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पे लागू होती है ये बात। कहोगे आज के टाइम पे इतना एडवांस मैथ हो गया है, हम क्यों नहीं बता सकते? तो ये जहाज जो उड़ती हैं, जो युद्ध होती हैं, इतना स्पीड गति करती हैं, उसका मतलब उड़ रही हैं और उड़ते में ही रॉकेट मार दिया जा रहा है बिना लोकेशन पता किए। आखिर में लोकेशन पता है, स्पीड पता है कि जहाज कितने स्पीड से उड़ रही है और उतने स्पीड से उड़ रही है तो इतने टाइम में कहां पर पहुंचेगी, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद तभी तो रॉकेट मारते हैं और तब भड़ाम से फूट जाता है जहाज, दग जाता है ऊपर। तो ये बात जो आप सोच रहे हो ना, ये यहां पर लागू होता है। क्लासिकल फिजिक्स बोला जाए या क्लासिकल साइंस में लागू होता है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये क्लासिकल साइंस के अंतर्गत आता है। एक क्लासिकल होता है, एक नैनो होता है, क्वांटम होता है। तो जब आप क्वांटम लेवल पे जाओगे ना, तो जो आप बात सोच रहे हो वो लागू नहीं होता वहां पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नहीं बाबू, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा कण है, ये बबुआ दो टाइप का अपना रूप दिखाता है, दो गला होता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, आपके सामने बहुत बढ़िया बोलेंगे, पीछे जाके आपकी बुराई करेंगे। खैर, तो ये भी दो, इसका रूप क्या है? दो गला टाइप का है। यानी जब आप इसको नहीं देख रहे हैं, क्या? जब आप इसको नहीं देख रहे तब ये बनेगा कण। क्या दिखेगा? कण के रूप में दिखेगा। कण मतलब समझ, जैसे धूल कण होते हैं, तो इस फॉर्म में होता है ये। हालांकि अब इसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल का जब वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप, उससे हम देखते हैं इसको, या उससे भी हम नहीं देख पाते। इसका एक विधि होता है देखने का, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके माध्यम से हम इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। समझ में आ रहा है? माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। खैर वो सब छोड़िए, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बीएससी एमएससी में पढ़ाया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कण होता है कब? जब आप नहीं देख रहे हो। लेकिन जैसे आप इसको देखोगे, ई बन जाता है तरंग। क्या बन जाता है? तरंग बन जाता है। अब समझ में आ रहा है? यानी जब नहीं देख रहे तो कण, और देखने लगे तो तरंग। इसका दो रूप है। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग बाबा ने ये बताया कि इस बबुआ को तुम ना देख नहीं सकते हो। अगर तुम देख रहे हो तो ये वेव बन जाता है, और नहीं देख रहे हो तो कण बन जाता है। और अगर इसकी गति तुम पता कर लिए तो लोकेशन कैसे पता करोगे? क्योंकि वेव है, वेव का कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। वेव समझ रहे हो, ऐसे जो पानी में चलता है, एक कंकड़ लीजिए, पानी में फेंकी है तो ऐसे गोल 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 बनता नहीं है, ऐसे ऐसे चलता है, तो उसी को कहते हैं वेव। हालांकि वेव भी कई टाइप के होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हाइजेनबर्ग बाबा ने ये बात बताया तरंग और कण के बारे में, और फिर बाद में तरंग कण के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसकी लोकेशन पता होगी तो गति नहीं पता होगी, गति पता होगी तो लोकेशन पता नहीं होगी। अब यही चीज जानने के बाद श्रोडिंगर बाबा ने अपना क्वांटम संख्या चार्ट दे दिया, पकड़ा दिया, कहा ले बेटा पढ़ो अब पूरा साल। तो अब वही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वांटम संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्वांटम संख्या की जरूरत इसलिए पड़ी, या क्वांटम संख्या का जरूरत नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। क्वांटम संख्या का मतलब समझते हैं, समझ में आ रहा है? तो क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल इसका कोई परिभाषा नहीं होता है। बस क्वांटम संख्या अगर कोई पूछे तो कह देना क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जो हम इसलिए अध्ययन करते हैं, या जिसको हम इसलिए अध्ययन करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, और इलेक्ट्रॉन बाबू साहब किस कक्षा में रहते हैं। ये सब अगर हमको जानना रहता है तो हम क्वांटम संख्या का अध्ययन करते हैं। कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं इसके टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य नहीं बोलूंगा, ये 4 प्रकार के होते ही है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या एक होता है, ये संख्या है, ठीक है। एक होता है दिगंशी। क्या होता है? दिगंशी क्वांटम संख्या। समझ में आ रहा है? दिगंशी क्वांटम संख्या, ऐसे बना देता हूं, कौन जाए लिखने। दिगंशी होता है। और एक होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम
संख्या। समझ में आ रहा है? एक चौथा होता है जिसको क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? चक्रण ऐसे रहेगा, चक्रण क्वांटम संख्या। कंप्लीट। यानी ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होती है। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको m से किया जाता है, और इसको किससे कर दे भाई, चक्रण को s, nlms, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? इस क्वांटम संख्या को। अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, दिगंशी का मतलब क्या होता है, चक्रण का मतलब क्या होता है, और चुंबकीय का मतलब क्या होता है। ये सारा एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत लंबा है। मैं एक वीडियो में सिर्फ इसको समझाऊंगा, अगली वीडियो में एक एक वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। ठीक, इसको मिटा रहा हूं। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है? हम मुख्य क्वांटम संख्या का अध्ययन इसलिए करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में है। कहोगे 1 मिनट, अभी आप क्वांटम संख्या के बारे में भी यही बोल रहे थे, तो बाबू वहां पर मैं कक्षा बोल रहा था, कक्षक नहीं बोल रहा था, मैं कक्षा बोल रहा था। कक्षा, ये कक्षा क्वांटम संख्या के लिए यूज कर रहा था मैं, और ये कक्षा कब बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कक्षक बोल रहा हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना। यानी क्वांटम संख्या का अध्ययन हम इसलिए करते हैं, ये क्वांटम संख्या का, ताकि हम ये पता लगा पाए कि इलेक्ट्रॉन की गति, स्थिति, कक्षक कहां पर है, ये सब जान पाए। लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का अध्ययन सिर्फ इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, किस कक्षक में है, ठीक है। और साथ में हम ये भी जान पाए कि वो किस कक्षक में है, और साथ में हम ये भी जान पाए कि उस कक्षक की ऊर्जा क्या है। कक्षक की ऊर्जा में बोल रहा हूं, कक्षक की ऊर्जा क्या है। ये 2 चीज जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके लिख देते हैं। तो जो k होता है, यहां पर पहले लिख देता हूं कोस। क्या लिखूंगा मैं, कोस। तो यहां पर कोस लिखा, तो कोस में पहला आता KLMNOPQ। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कोस हो गए कंप्लीट। अब जो k कोस होता है, उसमें मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। यहां n सिर्फ लिख देता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। यानी मुख्य क्वांटम संख्या k के लिए, k कोस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1 लिखते हैं, और l जो कोस है, l कोस जो है, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या 2 लिखते हैं, और m के लिए 3, n के लिए 4, और o के लिए 5, और p के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितना लिखेंगे, 6, और इसके लिए कितना लिखेंगे, 7। समझ में आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोस की संख्या बढ़ती है, तब यहां पर n की भी संख्या बढ़ती है, यानी अनुक्रमानुपाती है। समझ में आ रहा है, क्या है, अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रहा हूं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा को भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसको ऑर्बिट अनुक्रमानुपाती क्या कहेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी ऑर्बिट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक सूत्र आता है, एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फॉर्मूला है, लिख देता हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH। अच्छा, NH को एक काम करते हैं, n स्मॉल में स्मॉल में रहेगा, ये भी स्मॉल में, NH अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यह m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मास। मास मतलब ये चमड़ा वाला मास नहीं, मास मतलब वजन। तो m मतलब होता है मास, v मतलब होता है वेलोसिटी, r का मतलब होता है रेडियस। कहां लिखूं, यहां पर जगह नहीं है, बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए। m का मतलब होता है मास, v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी रफ्तार,
मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसका वजन कितना है ये मापना पड़ेगा। v मतलब वेलोसिटी कितना रफ्तार से जा रहा है ये पता करना पड़ेगा। r वो जो जिस कक्षक में उसकी रेडियस क्या है वो मापना पड़ेगा। और एन मतलब तो समझते हो, एन का मतलब होता है क्या, क्वांटम संख्या, एच का मतलब होता है प्लैंक नियतांक। प्लैंक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा प्लैंक नियतांक। उन्होंने एक फिक्स्ड वैल्यू दी हुई थी, समझ में आ रहा है, वैल्यू जो भी बोलो ना, मान। हाँ, तो एन का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या और एच का मतलब होता है प्लैंक नियतांक, यानी प्लैंक फिक्स्ड वैल्यू। 2 पाई का मतलब तो बच्चा जानता है कि एक जो सर्कल होता है, सर्कल के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 पाई, समझना है। चलो इसको लिख लिया आपने। अब एक एक करके हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आपने तो ये बता दिया कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये जो है इसको हम पढ़ के हम फायदा क्या है हमारा, तो फायदा चलो अब हम चलो मान लेता हूं कल का कोई आए और ये बोले कि बाबू साहब हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है, किसमें है, चौथे कक्षा में है। ऐसे बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे कक्षा में है, चौथी कक्षा में है, तो ये बताइए कि इसका रफ्तार क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी। ऐसे पूछ ले सवाल, तो उसको कैसे हल करेंगे, तो चलो एक एक करके इसके ऊपर ना सवाल हल करते हैं, तब समझ में आएगा, मजा आएगा समझ में। एकदम बेसिक से समझाऊंगा, इसको लिख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा। आप कहोगे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे मैंने अपने से सेट किया है। वो इस ऐसा मतलब इसका फॉर्म, इसका पैटर्न मैं ऐसा बनाया हूँ, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। एक साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी को, एक कड़ी को दूसरे कड़ी को, है ना, जैसे क्या होता है इस जो फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल हैं उस एक एक वेरिएबल पर भी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ एक कड़ी को दूसरे कड़ी से आप जोड़ना सीख जाओ, समझ में आ रहा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। चलो सबसे पहले आप, ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें मैंने ये लिखा है कि यदि एक परमाणु, मान लीजिए कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, है ना, जितना किसी भी परमाणु का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जिसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है उसमें, कंप्लीट। जैसे सोडियम 11 है तो परमाणु क्रमांक भी 11 होता है, समझ में आ रहा है मेरी बात। क्लोरीन का 17 है तो उसका भी 17 होता है। XYZ कोई भी आप ले लीजिए, जिंक का 30 है तो उसका मतलब परमाणु क्रमांक 30 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 30 होती है, समझ में आ रहा है। मैग्नीज का 25 है तो परमाणु क्रमांक भी 25 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 25 होता है। तो यानी कहने का मतलब ये कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, समझ में आ गया, यदि परमाणु क्रमांक 12 है और उस परमाणु का कुछ या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो n बराबर 4 कक्षा में है, n बराबर 4 कक्षा में है, यहां पर कक्षा नहीं लिखा हूं, n बराबर जो 4 है, n किसके लिए उपयोग किया जाता है, अभी पीछे बताया हूं ना, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, k l m n o p q, तो k के लिए 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं ना। तो n बराबर 4 में है, तो बताइए परमाणु में क्या क्या तुमको बात बताना है, ये 5 बातें बताना है कि परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, परमाणु की त्रिज्या रेडियस कैसे निकालोगे, और उसी परमाणु का यानी जो 12 परमाणु क्रमांक वाला एक परमाणु है ना, ये जो 12 परमाणु क्रमांक वाला एक परमाणु है उसका आपको क्या बताना है, रेडियस बताना है। दूसरे नंबर पे उस कक्षा में या बोला जाए कोश में, ऑर्बिट में, जो भी आप बोलो, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेग बताना है कि कितना वेग से वो चल रहा है, कितना गति से चल रहा है वो। तीसरा नंबर पे आपको बताना है उस इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा है। अच्छा, एक पीछे में गलती कर दिया हूं थोड़ा सा, शायद मैंने ये बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन नहीं, मुख्य क्वांटम संख्या का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि कक्षा की ऊर्जा कितनी है। मैंने पीछे बोला है ये कि कक्षा की ऊर्जा कितनी, कक्षा की ऊर्जा नहीं ज्ञात की जाती है, सॉरी गलती से बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है।
तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी है और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा और इलेक्ट्रॉन किस कोण मतलब किस कोश में है, ये सारी बातें बताना है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 25 क्वेश्चन शायद सॉल्व कर लेंगे आप, तो घबराइए मत, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो एक बार सॉल्व कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। कोणीय संवेग का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वृत्त है, क्या है? वृत्त है, इसका सेंटर ये है, तो सेंटर से मान लो कोई चीज है वो यहां पर परिधि पर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो वो जिस रफ्तार से गति कर रही है, मूव कर रही है ना, घूम मतलब पल पल क्या हो रहा है, उसका स्थिति, उसका सिचुएशन बदल रहा है, समझ में आ रहा है? तो यानी उसका संवेग, यानी जितना वो वेग चल रहा है, जितने समान वेग से वो चल रहा है, उस संवेग को ले लेते हैं हम, और उस यानी इस परमाणु का ये इस कोई भी चीज मान लीजिए आप कि कोई चीज है उसका सेंटर है, तो इसका रेडियस लेंगे, समझ में आ रहा है? फिर से ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर परिधि पे कोई चीज घूम रहा है, तो जो घूम रहा है कुछ भी XYZ कुछ भी तुम मान लो कि कुछ घूम रहा है, तो जो घूम रहा है उसका हम वेग देखेंगे। क्या देखेंगे? वेग देखेंगे कि कितना स्पीड से घूम रहा है वो देखेंगे, प्लस इस सेंटर से उस वस्तु तक, यहां पर मान लो जो परिधि पे घूम रहा है उस वस्तु तक रेडियस देखेंगे, कितना रेडियस है, दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। और साथ में एक चीज और देखेंगे, साथ में एक चीज और क्या देखेंगे कि जो वस्तु घूम रहा है उसकी वजन क्या है। यानी पहला नंबर पे हम देखेंगे वो वस्तु कितना वेग से चल रहा है, दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि जो वस्तु चल रहा है उसकी वजन कितना है, तीसरा ये देखेंगे कि सेंटर से उसकी दूरी कितनी है। ठीक, ये तीन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को कोणीय संवेग कहेंगे। कंप्लीट, समझ में आ गया? चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो परमाणु की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू क्या है 9 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। इसको मैं फॉर्मूला पहले यहां लिख देता हूं, सूत्र लिखकर मैं क्या लिखूंगा, Rn इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में होता है जेड एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक एक जो शब्द आएगा मैं उस शब्द को भी बताऊंगा, समझ में आ रहा है? जो ना समझ में आए, जैसे आप लोग क्या करते हो या मैं क्या करता हूं कि हमें अपने घर से चौराहे तक जाना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो मीटर में ही नापते हैं कि मेरा घर फलाने चौराहा से इतना मीटर है, या कहते हैं फलानवा चौराहे से हमारा घर इतना किलोमीटर है, ऐसे बोलते हैं ना। या मान लीजिए हमारे घर की जो सामने की गटर है, नाली है, रोड है, वो इतना फीट चौड़ा है, इतना फीट लंबा है, ऐसा बोलते नहीं है, फीट मीटर किलोमीटर में मापते हैं। तो जब बहुत स्मॉलेस्ट इकाई को हम मापना हो, बहुत मतलब एकदम छोटी सी जगह को मापना या छोटी चीज को मापना हो, तो वहां पर हम एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंगस्ट्रॉम हो गया, या फिर क्या बोलते हैं अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो नंबर हो गया, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो, तो एंगस्ट्रॉम एक राशि है जो छोटी चीजों को मापने के लिए किया जाता है। खैर वो छोड़िए, इधर देखिए, आर एन हो गया, तो आर लिख देंगे एन। एन का मतलब क्या होता है? एन बराबर कितना दिया हुआ आपका? 4 दिया हुआ है। यहां पर देखिए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 4। तो यहां पर लिखूंगा मैं 4 बराबर 0.529, क्या था जी? हाँ, 0.259 इंटू एन। एन का मतलब यही 4, तो लिखेंगे 4 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अपॉन में क्या है? जेड। तो जेड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। जेड कहते हैं जैफ को। जैफ मतलब क्या होता है कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नहीं है वो इलेक्ट्रॉन को कितना मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो जो वहां पर बल काम करता है उसी को जैफ कहते हैं। समझ में आ रहा है? या इसी को अगर उतना डीप में ना जाओ समझो तो ऐसा समझो, परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो अब क्या करेंगे हम, इस जेड की जगह पे परमाणु क्रमांक संख्या लिख देंगे। परमाणु क्रमांक संख्या क्या होता है? 12 यहां पर है। क्या होता है मतलब जेड होता है, सिंबल जेड होता है, लेकिन उसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 12, तो 12 लिख दूंगा। एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? R4 इज इक्वल टू, अब इसका क्या करेंगे? 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। अरे 4 इंटू 4, 4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 2 12 है, तो 4 चौका कितना होता है? 16। अब आप लोग को इतना कौन नहीं जानता? नहीं जानते बहुत सारे लोग, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एकदम डीप मतलब अच्छे से पढ़ाऊँ, कहने का मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए।
तो अपन में क्या रहेगा 12 रहेगा। कंप्लीट एंगस्ट्राम है तो एंगस्ट्राम कर दूंगा। अब 12 से जब 16 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा बताइए। तो आप ऐसे यहाँ पर भाग कर लीजिए, ऐसे 12 ऐसे लिख दीजिए 16, तो कितना होगा 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा बताइए, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पर फिर कितना होगा 12 12 12 24 12 3 36, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 36 हो जाएगा। 40 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, तो फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार में करूंगा तो हो जाएगा 12 3 36, यानी 1.33 आएगा। ये कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर। अब ये क्या होगा, यहाँ रिपीटेड होते जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, अशांत दशमलव प्रसार का है, यानी कटेगा नहीं है, वो बार बार वही संख्या रिपीट होगा। समझ में रहा है। चलो, तो यानी इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, इसको जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.33। ठीक है, अब इसको लिखेंगे R4 इज इक्वल टू 0.529 इंटू इतना कर देंगे कंप्लीट। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इतना तो कर लेते हो ना, नहीं कर पाते कोई बात, इधर देखो ऐसे करेंगे 0.529, अब अपन में क्या है 3.1। अब इसका मल्ट करेंगे 9 त्रिक कितना होता है बताओ जल्दी से, 9 त्रिक 27। एक बात बताऊं, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब कई लोग को अगर ये समझाओ ना, अभी जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, कहेंगे कि इतना कौन नहीं आता है, ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए गुड़ा भाग बता रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे मैं कोचिंगों में स्कूलों में ऐसे देखा हूँ बच्चों को, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाता, 9th में पहुंच गया है। आप समझ रहे हो किस लेवल के बच्चे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जो बच्चा एकदम निम्न स्तर का, जिसको गुणा भाग भी नहीं समझ में आता, अगर मेरा वो वीडियो देख रहा है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को देख कर ना वो घबराए ना, उसको मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, जो नया नया शब्द आएगा उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो अगर आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो, आप जो कि आप अच्छे, मैं जानता हूं कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना फॉर्मूलाज भी याद है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। मैं वीडियो उन लोग के लिए बना रहा हूं जो एकदम कमजोर हैं। और मैक्सिमम मैं ये जानता हूं कि एक स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी बड़ा स्कूल हो छोटा स्कूल में, मिनिमम एवरेज मान के चल रहा हूं, तो एवरेजन मान के ये चलिए कि 1000 बच्चों में सिर्फ मुश्किल से 15 या 50 बच्चे मान लेते हैं, क्योंकि इतना तो होता ही है कि 50 बच्चे ऐसे होंगे जो वाकई में थोड़ा उनका स्टैंडर्ड ठीक होगा। नहीं तो 950 बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको यही नहीं पता होता है कि हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं। 950 बच्चों को पता होगा, क्या पता होगा कि आज कौन सा आईपीएल का कौन सा मैच है, समझ में आ रहा है, गांव में किसके यहाँ शादी है, कौन सा खेल खेलना, सब याद होगा। लेकिन उन 9 से 50 बच्चों को ना ये नहीं याद होता है कि फला चैप्टर में, फला सिलेबस में, फला सब्जेक्ट में चैप्टर फला क्या है, उसको यही नहीं याद होता है, उसको क्या पढ़ना है कुछ नहीं पता होता है। तो मैं ये नहीं कि उनका मसीहा बन के आ गया, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना कि कम से कम अगर वो बच्चा भी अगर नहीं पढ़ना चाहता है ना, और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम कुछ तो उसके दिमाग में घुसे, समझ में आ रहा है, कुछ घुसे। 100 में से 80% नहीं सीख रहा है, 20% सीखेगा कि नहीं सीखेगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसको 20% आए, समझ में आ रहा है। खैर, इसको उतार लीजिए, यानी रेडियस कितना निकल कर आया आपका, इतना नंबर आया निकल के, उधर लिख देता हूं मैं इसको मिटा के, ये सबको मिटा रहा हूं, आप उतार लीजिए, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। ये आंसर कितना आया है, 0.7035557। हालांकि पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर नहीं लिखे जाते, बट मैं सॉल्व कर दिया तो आप लिख ही लो उसको।
2-3 नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया, लिखते हैं, ज्यादा पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी अब त्रिज्या निकल गया, पहले का आंसर क्या आया, ये आ गया। अब दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चलो वेग, तो वेग के लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो ये वाला है। वेग के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ये है, Vn इज इक्वल टू क्या होता है, 2.18 इंटू 10 के पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, समझ में आ रहा है, और मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस पे रख के, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। इधर देखिए कितना गर्मी हो रहा है, तो वी का जगह पे क्या रखेंगे, वी का कुछ नहीं, यही निकालना है हमको। एन का मतलब वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 4, तो 4 लिख दूंगा। यहां पर है 2 लिख दूंगा। 18 है तो 18 भी इंटू 10 के पावर 6 इंटू जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोग बताइए, तो 12 दिया हुआ है। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 के पावर हो जाएगा 6 इंटू, अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 4 को 4 दूनी 8 और 4 3 कितना होता है 12, तो 3 बार में कटेगा तो 3 लिख दूंगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अरे इसको ऐसे कर लीजिए बाबू, मेरा कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 कैरी था 5, क्या बोल रहा हूं मैं, 8 3 24 4 2 हो जाएगा, और 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा बताइए 6। पॉइंट कितने नंबर के बाद है 2, 1 2 के बाद लगा देंगे, और इसके बाद इंटू 10 का पावर कितना दिया हुआ है 6, हो गया, इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई, यानी 6 पॉइंट कितना है निकल कर 54 इंटू 10 के पावर 6 कंप्लीट। चलो इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको उतार लीजिए एक बार, आप उतार लिए ना, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद आप अगला देखिए, अगला स्टेप क्या है, इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर कितना आंसर आया है 6.54 इंटू 10 के पावर 6, मीटर प्रति सेकंड था तो मीटर प्रति सेकंड कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड। चलो अब देखना, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा ज्ञात करना होगा तो मैं क्या बताया था आपको, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, कहां गया जी, En इज इक्वल टू -13/6 अपॉन में n स्क्वायर eV, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, समझ में आ रहा है, जिसको जूल भी कहते हैं, हम जूल में मापते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे En, ये तीसरा सवाल बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो En इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर eV। लेकिन एक बात आपको बता दूं थोड़ा यहीं पर, कि ये जो फॉर्मूला नहीं है, ये जो फॉर्मूला है, ये जानते हो कहां पर उपयोग होता है, ये जब इसका उपयोग तब हम करते हैं जब ये परमाणु क्रमांक 1 हो, यानी ऐसा कोई परमाणु जिसमें, या जिसमें बोलो हाँ, जिसमें परमाणु एक, इलेक्ट्रॉन 1 हो, कोई XYZ कोई परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, या यूं कहो कि परमाणु क्रमांक 1 है, तो उस सिचुएशन में इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा कोई परमाणु हो जिसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, 12 थे, 1 से ज्यादा कहने मतलब 2 3 4 5 6 आगे कुछ भी हो, 118 तक सिर्फ, अपने 119 मत बोल देना, क्योंकि 119 120 बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 तत्वों का और खोज हुआ है, 120 तत्व हैं भाई, पीरियोडिक टेबल में नहीं है, समझ में आ रहा है, तो जब पीरियोडिक टेबल में लाके ऐड करेंगे तब मैं मानूंगा, समझ में आ रहा है। अभी वो जो 2 तत्व खोजे हैं ना, जो तुम्हारे टीचर बहुत सारे विद्वान बनते हैं, उन्हीं से पूछ लेना आप। खैर इधर देखिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला उपयोग होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए उपयोग होता है, लेकिन जिसमें 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या 1 से ज्यादा परमाणु क्रमांक हो, तो उसके लिए फॉर्मूला उपयोग नहीं होता है। तब उसके लिए क्या उपयोग होता है, उसके लिए अलग होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, En इज इक्वल टू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है फॉर्मूला, है ना, सही बताया आपने, ऐसे बताया करिए, समझ में आ रहा है यहीं पर बैठ के। En इज इक्वल टू होता है -13
0.6 इंटू जेड का मतलब क्या होता है 12, मतलब परमाणु क्रमांक कितना है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एन एन का मतलब होता है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर में कितना होता है 144 होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अब देखिए इसको अब आप काटे पीटेंगे तो कितना आएगा आंसर, इधर देखिए 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो 16 नवा कितना होता है 144 होता ही है, तो 16 नवा 144 हो गया। तो ई एन, एन की जगह पर हम 4 लिखेंगे लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, तो माइनस हो जाएगा 13.6। अब 9 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा 122.4। अच्छा, ये जो निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर लिखेगा, इसका जो मात्रक होता है या जिसको मापते हैं वो जूल में मापते हैं, तो ये आएगा। ठीक है, कंप्लीट। यानी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है 112.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसके पास क्या है एनर्जी है, ताकत है। कंप्लीट। इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार लिख लो, उसके बाद मैं आगे समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, चलो इसको लिख लिया आपने। अब इधर देखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, ये कोणीय संवेग का ऊपर वाला फॉर्मूला है। तो कोणीय संवेग जो होता है वो होता है L बराबर mvr इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन, या अच्छा NH है, NH अपॉन 2 पाई, यही होता है ना फॉर्मूला। एक काम करते हैं, क्योंकि MVR जो नहीं है, MVR का हम वैल्यू निकाल लिए। M का तो मास मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 होता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेग अभी निकाले हैं तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। R रेडियस भी निकालने तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। N अभी तक नहीं निकाले हैं हम। अच्छा, N दिया भी है, H प्लांक नियतांक भी दिया हुआ है 2 पाई। तो एक काम करिए, इसका जो वैल्यू नहीं इसी को सिर्फ निकालते हैं। N का मतलब होता है 4 और इंटू एच एक प्लांक थे, तो प्लांक नियतांक मतलब प्लांक एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक फिक्स्ड वैल्यू दी हुई थी 6.26 इंटू 10 के पावर -34। अपॉन में क्या लिखेंगे बताओ, 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। अब इधर क्या लिखेंगे, आगे कुछ इसकी मात्रा कुछ नहीं दिया तो छोड़ दो उसको। एल बराबर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से बच्चा पार्टी। 6 चौका कितना हो जाएगा 24, कैरी 2, और 4 दूना 8, 2 सिफर मतलब 0, 6 चौका 24, 4 कैरी 2, और 4 दूना 8, 8 2 कैरी कितना था 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1, और 6 चौका 24, 24 से कितना हो जाएगा 25। पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा 2, तो 2 नंबर के बाद ऐसे लगा देंगे, पॉइंट हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.14 दूनी 28, 28 हो जाएगा। अरे 4 दूना 8 और 2 1 2, 3 दूना 6, कंप्लीट। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले से भाग देंगे। अच्छा, ये वाला भी बाद में लिख दूंगा, या भी लिख देता हूँ -34, कंप्लीट। अब इसको इससे भाग देंगे, भाग देने का मतलब क्या है, यानी NH अपॉन 2 पाई, यानी कोणीय संवेग कितना है निकल कर 3.9 आया, और इंटू 10 के पावर कितना कर देंगे, 10 के पावर
-34। समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये समझ में आ गया, इसको उतार लीजिए एक बार। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। आगे देखना, सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। तो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, तो n बराबर क्या होता है, इधर देखिए, अभी मैं समझाया हूं ना कि KLMNOPQ। तो K के लिए क्या होता है, 1 होता है, इसके लिए कितना वैल्यू होता है 2, इसके लिए कितना होता है 3, इसके लिए होता है 4, इसके लिए होता है 5, इसके लिए होता है 6, इसके लिए होता है 7। तो वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बराबर 4। तो इसका मतलब ये किस कोष में है, ये किस कोष में है, तो ये n कोष में है। n क्या है, एक कोष है। तो n कोष में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन।